राधे राधे प्रिय दर्शकों। आज बाजार में प्रमिला अपने दोनों बेटे पिंटू और पंकज के साथ खरीदी करने गई थी। अचानक से पिंटू बोल पड़ता है, मम्मी देखो दादाजी सामने। लेकिन जब प्रमिला देखती है तो वह भी आश्चर्य रह जाती है कि आज से 4 साल पहले मरा हुआ व्यक्ति मार्केट में कैसे। प्रमिला आगे बढ़कर पास में जाना चाहती है और अपने दोनों बच्चों का इधर हाथ पकड़कर जैसे ही वह आगे जाती है तो देखती है कि वह व्यक्ति किसी के साथ कार में बैठकर निकल गया। प्रमिला की सांसें तेज हो गई, दिल धड़कने लगा। आखिर यह सब कैसी? क्या वह व्यक्ति सच में मेरे ससुर जी हैं? यदि वह जिंदा हैं, तो मेरे पति ने सबके सामने जिसका अंतिम दाह संस्कार किया, तो वह व्यक्ति कौन थे? गांव के सभी लोगों के सामने 13वीं दाह संस्कार सारी प्रक्रिया हुई। आखिर फिर मेरे ससुर जिंदा कैसे? दोस्तों, यह कहानी जानने के लिए चलते हैं कुछ साल पहले, जब कौशल जी अपने छोटे से परिवार के साथ बड़ी मेहनत करके सुखी जीवन गुजारा करते थे। कौशल जी का एक बेटा जिसका नाम प्रकाश था। कौशल जी की एक किराना की दुकान हुआ करती थी। उनकी पत्नी दयावंती जी, वह भी अपने पति की कामों में मदद किया करती थी। दोनों पति पत्नी अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे चला रहे थे। प्रकाश का एक अच्छी सी स्कूल में दाखिला करवा देते हैं। कौशल जी की दुकान से इतनी तो कमाई हो जाती थी कि वह अपने बेटे की पढ़ाई, अपने घर का खर्च अच्छे से निकाल लिया करते थे। समय के साथ साथ कौशल जी का बेटा बड़ा होता गया। जब प्रकाश कॉलेज में था, कौशल जी ने अपने बेटे से एक बार बोला, बेटा क्या तुम मेरी दुकान में रुचि रखते हो? क्या इस दुकान को आगे तुम संभाल पाओगे? प्रकाश ने अपने पिताजी से कह दिया, पापा आपकी किराने की दुकान में है ही क्या? यह छोटी सी दुकान, कुछ साबुन, कुछ बिस्किट, शैम्पू, कुछ वेफर्स के पैकेट, कुल मिलाकर 10-20 हजार का सामान। इसे तो हम सिर्फ खाते और जीते रहेंगे। हमें कुछ बड़ा करना है। और यह छोटे से गांव में यदि हम इस दुकान पर सामान लाकर रख भी देते हैं, तो क्या उम्मीद है कि हमें आगे ज्यादा आमदनी होगी? इसीलिए पापा हम आपकी इस दुकान में फंसना नहीं चाहते। हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कौशल जी ने अपने बेटे को अनुमति दे दी। ठीक है बेटा, हमारी जिंदगी तो इसी दुकान में गुजर गई। मैंने तुमको पढ़ा लिखा कर तैयार कर दिया। अब बचा है तुम्हारा जीवन। यदि तुम मुझसे कुछ बेहतर करना चाहते हो तो तुम आजाद हो। प्रकाश पढ़ाई करने के बाद गांव से लगे हुए शहर में नौकरी के लिए चला जाता है। उसे एक अच्छी सी कंपनी में अच्छी सैलरी पर अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। नौकरी मिलने के बाद कौशल जी अपने बेटे की शादी प्रमिला नाम की एक लड़की से समाज में ही करवा देते हैं। लड़की उसी शहर की थी जहां प्रकाश नौकरी करता था। प्रकाश कुछ दिन वहां रहने के बाद पिताजी से कहता है, पिताजी मैं किराए के रूम पर रहता हूँ, लेकिन मुझे अपना एक मकान शहर में लेना है। पिताजी कहते हैं, बेटा मैंने तो पैसे जमा करके नहीं रखा है। अब मैं दुकान में भी बैठने के लायक नहीं। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तुम्हारी माँ भी हमेशा खाट पर पड़ी रहती है। इसीलिए तुम मेरी दुकान बेच दो और उन्हीं पैसों से अपने लिए शहर में मकान ले लो। प्रकाश अपने पिताजी की बात मानकर दुकान बेच देता है। कुछ अपने पास जमा किए हुए पैसों को मिलाकर वह छोटा सा 4 कमरे का मकान ले लेता है। प्रकाश अपनी पत्नी को लेकर नए मकान में रहने चला जाता है। इधर कौशल जी की पत्नी दयावंती जी की तबीयत खराब रहने लगती है। वह बड़ी मुश्किल से अपने और अपने पति 2 लोगों के लिए चूल्हा फूंक पाती है। उन्हें खांसी इतनी आती थी कि जब भी वह चूल्हे में खाना बनाने जाती, धुएं से उनका दम घुटने लगता था। कौशल जी ने कई बार अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में दिखाया, इलाज करवाया। कुछ दिनों के लिए तो खांसी ठीक हो जाया करती थी, लेकिन हमेशा के लिए खत्म नहीं होती थी।
धीरे धीरे वह कमजोर होती गई और एक दिन ऐसा समय भी आया कि जब दयावंती जी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। माँ के जाने के बाद प्रकाश कुछ दिनों तक अपनी पत्नी को लेकर आया और अपने घर में रहा, पिताजी के साथ रहा। लेकिन वह अपने गांव वाले घर में ज्यादा दिन नहीं रह सकता था, क्योंकि उसके दो बच्चे पिंटू और पंकज अब बड़े हो चुके थे। वह दोनों स्कूल जाने लगे थे। इसीलिए कम से कम 10-15 दिन रहने के बाद प्रकाश ने कहा, पापा, दोनों बच्चों को स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वह दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। हमारे बच्चे पढ़ाई में से पीछे हो जाएंगे। ट्यूशन का भी फीस देना पड़ता है। 15 दिन हो गया है बच्चे स्कूल और ट्यूशन छोड़े हुए। इसीलिए हमें अब जाना होगा। आप अपना ध्यान रखना। यह कहकर वह अपनी पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर शहर वाले मकान में आ जाता है। कौशल जी पत्नी के जाने के बाद बहुत अकेले से हो गए थे। प्रकाश अपने पिताजी को समय समय पर फोन करता रहता है। कभी कौशल जी अपनी पत्नी के रहते रसोई घर में नहीं गए थे, न ही उन्होंने कुछ रसोई का काम किया था। लेकिन अब पापी पेट का सवाल था। यदि वह खाना नहीं बनाते तो उन्हें बनाकर कौन दे? कब तक भूखे रहेंगे? इसीलिए कौशल जी ने किचन में धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया। पहले तो उन्हें आटा लगाना नहीं आता था। इसीलिए वह कई दिनों तक दाल चावल नमक हल्दी डालकर खिचड़ी बनाकर खा लिया करते थे। कभी खिचड़ी में पानी ज्यादा हो जाता तो कभी पानी कम हो जाता, जिसकी वजह से खिचड़ी गाढ़ी या कच्ची रह जाती थी। एक दिन कौशल जी ने सोचा, हफ्ते भर से खिचड़ी खा रहा हूँ, रोटी खाने का मन हो रहा है। उन्होंने आटा गूंथना शुरू किया। 2 रोटी का आटा, पानी ज्यादा हो गया। फिर आटा डाला, फिर डाला। किसी तरह से वह अपनी किस्मत पर रोते हुए 2-4 दिन ऐसे ही आटा गूंथने की कोशिश करते रहे। कहा जाता है, करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर होत निशान। इसका मतलब कि रोज रोज जिस काम को हम करेंगे उसका अभ्यास तो हो ही जाता है। जिस तरह से कुएं के पाट पर पानी भरने से पत्थर पर भी रस्सी के आने जाने से उस पर निशान बन जाता है। इसी प्रकार से कौशल जी जब किचन में बार बार खाना बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें आखिर एक दिन अभ्यास तो होना ही है। भगवान की कृपा से अब उन्हें रोटी बनाना भी आने लगा था और कहीं ना कहीं खिचड़ी दाल चावल भी वह बना लिया करते थे। लेकिन अब उनकी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं रहती थी कि वह घर का काम अकेले करें और दोनों टाइम का खाना बनाए। इसीलिए कौशल जी एक टाइम बनाते, चाहे रोटी बनाए चाहे खिचड़ी, उसी को दोनों टाइम खाया करते थे। एक दिन कौशल जी घर के कपड़े धोकर छत पर सुखाने जा रहे थे। कपड़े तो उन्होंने सुखा दिया, लेकिन जब वह छत से उतर रहे थे तो उनका पैर अचानक से घुटने में मोच जैसा लगा और 2-3 सीढ़ियों से वह नीचे गिरकर आ गए। घुटनों में इतना दर्द था कि कौशल जी से उठा जा नहीं रहा था। कई दिनों तक तो वह धीरे धीरे खिचड़ी बनाते और वही दोनों टाइम खाते। कभी बर्तन 2 दिन, कभी बदबू मारता पड़ा रह जाता। एक दिन प्रकाश का फोन आया तो वह कह बैठे, बेटा, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। एक दिन सीढ़ियों से गिर भी गया हूँ। प्रकाश ने पूछ दिया, डॉक्टर को दिखाने नहीं गए थे क्या पापा? नहीं बेटा, डॉक्टर को नहीं दिखाया, खून नहीं आया, बस थोड़ी सी घुटने में मोच आ गई है। यहीं पर एक हड्डियों को बनाने वाला वैद्य है, उसी के पास गया था। उसने तेल लगाकर मालिश किया है, फोड़ दिया है, लेकिन अभी आराम नहीं है। प्रकाश बोला, पापा, आप कुछ दिनों के लिए हमारे पास क्यों नहीं आ जाते? यहाँ आपको भी अच्छा लगेगा।
आपके 2 पोते आपकी बहू है। यह बात सुनकर कौशल जी को भी बहुत अच्छा लगा कि कुछ दिन तक बहू और पोते के साथ रहूंगा। 2-2 पोते हैं, हमारा भी मन लगा रहेगा और बहू 2 रोटी बनाकर देगी तो किचन से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। यही सोचकर वह कह देते हैं, हाँ बेटा, तू ठीक ही कह रहा है। किसी दिन मुझे लेने आ जा, मैं भी तुम लोगों के साथ कुछ दिन रहूंगा तो मेरा मन लगा रहेगा। आखिर इस घर में रखा ही क्या है जो मैं इसे ताक कर मैं यहाँ पर बैठा हूँ। प्रकाश कुछ ही दिनों के बाद अपने पिताजी को लेने गांव पहुंच जाता है और अपने नए मकान में लेकर चला जाता है। प्रकाश की पत्नी प्रमिला अपने ससुर को देखकर अंदर से ही जल भून जाती है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके काम में कोई और भी ज्यादा काम बढ़े, क्योंकि पहले से ही 2 बच्चों की जिम्मेदारी, स्कूल छोड़ना, लेने जाना, टिफिन बनाना, पति का काम करना, उसके लिए यही बहुत था। ऊपर से ससुर की सेवा उसे कतई पसंद नहीं थी, लेकिन वह अपने पति के सामने कह नहीं सकती थी। प्रकाश पिताजी को ले जाकर हॉस्पिटल में दिखाया और उन्हें दवाइयां दिलाया। डॉक्टर ने बताया कि कोई फ्रैक्चर नहीं आया है, बस थोड़ा सा हड्डियों में सूजन है। यह मलहम लगाने और कुछ गर्म पानी से सेक करने से ठीक हो जाएगा। कौशल जी घर में दवाइयां लेते, बना हुआ खाना खाते, जैसे कि उनकी बहू बनाकर दे रही थी, और कुछ दिनों तक आराम किए तो उनके पैर में काफी आराम हो गया। अब तो प्रमिला अपने ससुर को पहले कुछ दिनों तक तो कुछ नहीं बोली, समान रूप से सेवा करती रही, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। उसके मन का गुस्सा, उसके अंदर का गुबार धीरे धीरे बाहर आने लगा। वह अब अपने ससुर को धीरे धीरे काम बोलने लगी। एक दिन उसने अपने ससुर को यही कह दिया कि पापा, यदि आपको कुछ आराम लग रहा हो तो आप पिंटू पंकज को लेकर उनके साथ स्कूल चले जाइए। कौशल जी ने सोचा कोई बात नहीं, बच्चों को स्कूल छोड़ दूंगा, धीरे धीरे मेरा भी मन लगा रहेगा। तुरंत कौशल जी बच्चों को स्कूल छोड़ने चले गए। उस दिन प्रमिला को लगा कि ससुर तो काम की चीज है, घर में बैठाकर फ्री में खिलाने से अच्छा है कि धीरे धीरे घर का काम ही करवाया जाए। फिर उसने तो ऐसे ही स्कूल छोड़ने और लेने जाने की जिम्मेदारी धीरे धीरे लगभग अपने ससुर को ही सौंप दिया था। अब जब बच्चे तैयार हो जाते, टिफिन लेकर आती, बाबूजी जरा छोड़ के आइए, मैं और दूसरे काम निपटा लेती हूँ, फिर आओ तो आपको खाना देती हूँ। इतना चर तक तो ठीक था, कौशल जी को भी कोई तकलीफ नहीं थी अपने ही पोतों को स्कूल लेने और छोड़ने में। लेकिन किसी दिन अब प्रमिला कह देती, बाबूजी जरा सा हाल में झाड़ू पोछा कर दो, मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ। और तो और फिर झाड़ू पोछा होते ही वह कह देती, लो बाबूजी झाड़ू पोछा हो गया है, दोपहर के खाने के लिए सब्जियां काट दो। यह भी काम कौशल जी खुशी मन से कर देते थे। प्रमिला अब धीरे धीरे मुंहफट होती जा रही थी। वह अपने ससुर को घर के काम बताते बताते अब यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि सब्जी बनाने को कह देती, रोटी बनाने को कहती, यहाँ तक कि कभी कभी किचन में पूरा खाना बनाने को कहती। प्रमिला को धीरे धीरे घर के कामों से आजादी मिलने लगी थी। वह अपने सहेलियों के साथ अपने कमरे में घंटों बात किया करती थी, कभी तो अपनी माँ के साथ। उसकी माँ यही सिखाती थी कि बेटी, जब तेरा ससुर तेरे घर पर आ गया है तो बुढ़ा तू सोच, अपने घर में रहता था तो खुद बनाता खाता और घर के सारे काम अकेले ही करता था। अब यहाँ तेरा खर्च बढ़ गया है तो तू बैठाकर क्यों खिलाएगी, घर के काम बता दिया कर। प्रमिला ने भी कह दिया, माँ मैंने तो शुरू कर दिया है घर के काम, देखो आगे आगे मैं क्या करती हूँ। बुढ़े को मैं यहाँ आराम से बैठाकर नहीं खिलाऊंगी। वह सोचकर आया था कि शहर में जाकर बहू बेटे के साथ बैठकर आराम करूंगा,
लेकिन मैं भी उसे चैन से रहने नहीं दूंगी। करना होगा तो मेरे घर का काम करेगा, नहीं तो अपने वही गांव के घर में चला जाएगा। प्रमिला एक दिन अपने घर के सारे कपड़े धो रही थी, जैसे कि चादर, कंबल, और वह धोकर अपने ससुर के हाथ में पकड़ाते हुए कहती है, लो बाबूजी, इतना ले जाकर छत में सुखा दो। उसके बाद अभी और कपड़े धो रही हूँ, वह बाद में देती हूँ। कौशल जी जैसे ही गीले कपड़े लेकर छत पर जा रहे थे, एक तो गीला कपड़ा भारी था, उनसे लेकर जाया नहीं जा रहा था। एक हाथ में कपड़े पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ में सीढ़ियों का सहारा लेके चढ़ रहे थे। कौशल जी का वही पुराना चोट, जहां हड्डियों में सूजन आया था, जोर से कसक हुई और उनका घुटना मुड़ गया। कौशल जी 4-5 सीढ़ियां ही चढ़े थे कि वह घुटने मुड़ने की वजह से गिर गए और लड़खड़ाकर नीचे आकर पड़े। उनके पैर में ज्यादा चोट आई, सिर में चोट आई, सारे कपड़े गंदे हो गए। प्रमिला बाहर निकलकर कहती है, सत्यानाश हो, इस बुढ़े ने सारी मेहनत बर्बाद कर दिया, सारे कपड़े बर्बाद करके रख दिए। जी का जंजाल है, पता नहीं किस नक्षत्र में यह मेरे घर आ गया था। यह कहकर वह पहले कपड़े समेटी और ले जाकर उन्हें वापिस से बाथरूम में रखी। तब तक कौशल जी किसी तरह से संभालते हुए सरक कर कराहते हुए एक किनारे पड़े रह गए। अभी भी प्रमिला को दया नहीं आई कि आकर ससुर से पूछे कि कहाँ चोट लगी है। प्रमिला ने प्रकाश को फोन कर दिया कि तुम्हारे पिताजी सीढ़ियों से गिर गए हैं। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। प्रकाश तुरंत दौड़ा दौड़ा घर पहुंचा और अपने पिताजी को उसी हालात में पड़ा देखकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। एक्सरे निकालने के बाद पता चला कि इस बार पैर और पीठ की हड्डी में जोरदार फ्रैक्चर आया है। पक्का प्लास्टर लगाया गया, गले में भारी पट्टा लगाया गया। अब तो कौशल जी बेड पर पहुंच चुके थे। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कह दिया था। यह सब होने के बाद तो प्रमिला के ऊपर जैसा कि दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। बुढ़ा ससुर जैसे ही कुछ काम करने लगा, वैसे ही खाट पकड़ लिया। प्रमिला अपनी माँ से फोन पर बताई। वह अब अपने ससुर के बिस्तर पर ही चाय पानी ले जाकर देती थी। प्रकाश सुबह ही अपने पिताजी को उठाकर कपड़े बदलवा दिया करता था। बाथरूम वगैरह तक ले जाकर उन्हें फ्रेश करवा देता था। बहू का काम खाना देना, खाना लेकर आना था। इस पर प्रमिला बहुत कुढ़ती थी। क्या करूं, कैसी मुसीबत मेरे सिर पर आ गई है। भाई दूज का त्योहार था। प्रमिला अपने मायके जाने वाली थी। अपने ससुर के लिए खाना पानी देकर और अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर वह अपने मायके 2 घंटे के लिए चली जाती है। भाई दूज पर उसकी एक सहेली भी आई होती है। वह अपनी सहेली से मिलने गई। उसकी सहेली ने देखते ही कहा, यार प्रमिला, तुमने अपनी कैसी हालत बना ली है। तू तो स्कूल की सबसे सुंदर और स्मार्ट लड़की हुआ करती थी, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है कि तू एक बूढ़ी आंटी हो गई है। प्रमिला मुंह बनाते हुए कहती है, क्या करूं यार, घर गृहस्थी के काम करते करते मेरी हालत खराब हो जाती है। 2 बच्चे, पति, इन दोनों की सेवा तो थी ही। अब कुछ सालों से मेरा ससुर भी मेरे साथ आकर रहने लगे हैं और ऊपर से पैर तोड़कर पड़े हुए हैं। उनकी सेवा भी करती हूँ। कभी कभी तो अपने बालों में कंघी मारने का भी समय नहीं मिलता। और तो और मेरे ना खाने का टाइम, ना मेरे सोने का। रमिला की वह सहेली कहती है, यह तो तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तू मेरी बात मान, मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही कर। प्रमिला आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगी। उसने पूछा, अब तू क्या नया तरीका बताएगी मेरे समस्या से निकलने का।
कोई तरीका काम नहीं आएगा। प्रमिला की सहेली ने बताया, अरे मेरी सास भी इसी तरह से मेरे छाती पर मूंग दलने आकर बैठ गई थी। मैंने उसे ऐसे रास्ते से हटाया कि आज तक किसी को पता भी नहीं चला। प्रमिला उम्मीद भरी निगाहों से अपनी सहेली की तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा, तो मुझे भी बता यार, तूने ऐसा क्या किया? प्रमिला की सहेली ने सब कुछ बताना शुरू किया। प्रमिला पहले थोड़ी सी उदास हुई और बोली, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी, बहुत रिस्की है। यदि मेरे पति को पता चला तो वह बहुत नाराज होंगे, क्योंकि वह अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं। और फिर मैं फंस गई तो? नहीं यार, नहीं फंसेगी, प्रमिला की सहेली ने बड़े विश्वास के साथ प्रमिला का हाथ पकड़ते हुए कहा, बोला, इसमें तेरे ससुर के बचने का कोई चांस ही नहीं है और दूसरा कोई सबूत ही नहीं। मैं जैसा कहती हूँ तू वैसा ही कर, नहीं तो सारी उम्र अपने ससुर के गंदगी साफ करती रह जाएगी। अभी तो ये हुआ है, आगे बुढ़ापे में ना जाने क्या क्या करना पड़ेगा। प्रमिला चुप रह गई और फिर वह अपने घर आ गई। बच्चों को लेकर जब घर आई तो फिर से उसके ससुर ने, बहू कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है। सुबह 10 बजे जो खाना देकर गई थी, उसके अलावा अभी कुछ भी नहीं खाया। प्रमिला अपने ससुर की तरफ गुस्से भरी निगाह से देखते हुए मन में सोचती है कि मेरी सहेली ठीक ही कह रही थी। इस बुढ़े से छुटकारा पाने के लिए मेरी सहेली के बताए हुए बातों को करना ही पड़ेगा। वह किचन में आ जाती है, चाय बनाकर थोड़े से बिस्किट और चाय ससुर के लिए टेबल पर रख देती है और बस बार बार वही सोचती रहती है कि मुझे किस तरह से अपने ससुर को रास्ते से हटाऊं। शाम को जब उसका पति घर आता है तो वह कहती है, प्रकाश, मेरे ऊपर काम का बोझ बहुत बढ़ गया है। क्या तुम घर के लिए कोई काम वाली नहीं रख सकते हो? मैं बच्चों की स्कूल छोड़ने लेने जाना, घर के काम, तुम्हारे पिताजी की सेवा, यह सब कर कर के खुद बीमार सी महसूस कर रही हूँ। पता नहीं किस दिन मैं भी बिस्तर पकड़ लूंगी। प्रकाश ने कहा, प्रमिला, मेरे पास अभी इतनी आमदनी नहीं है कि मैं घर में नौकरानी रख दूं। पिताजी की दवाइयों का खर्च, बच्चों के स्कूल का खर्च और फिर यह घर लेने के लिए मैंने थोड़े से लोन भी लिए हैं, उसकी भी ईएमआई में भर रहा हूँ। तुमको क्या लगता है कि जितना मुझे पिताजी की दुकान बेचने से पैसे आए थे, उसी में से मैं यह मकान ले पाया हूँ? नहीं यार, मुझे थोड़ा लोन लेना पड़ा था। एक बार बैंक से लिए हुए लोन कर्ज चुका दूं, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए काम वाली एक बाई रख दूंगा। प्रमिला ने मन में ही सोचा कि पता नहीं कब इनका लोन खत्म होगा और कब यह काम वाली बाई रखेंगे। तब तक मैं इस बुढ़े की सेवा करते करते कहीं खुद ही भगवान को प्यारी ना हो जाऊं। दूसरे दिन जब दोनों बच्चे स्कूल चले गए और प्रकाश ऑफिस चला जाता है, तो प्रमिला अपने ससुर को रास्ते से हटाने के लिए, अपने प्लान को अंजाम देने के लिए किचन में आ गई। पहले तो उसने पूरे कमरे की लाइट बंद कर दिया और फिर गैस को चालू कर दिया। उसने अपने ससुर के कमरे में माचिस ले जाकर टेबल पर रख दिया और खुद एक बैग लेकर घर से बाहर निकल गई। लेकिन वह इतनी दूर भी नहीं गई थी कि उसे अपना घर दिखाई ना दे, क्योंकि अपने द्वारा किए हुए कर्तव्य का परिणाम देखने के लिए वह बहुत तत्पर थी। 15-20 मिनट गया होगा कि उसे अपने घर से धुआं निकलता दिखाई दिया। फिर भी वह आगे दौड़कर नहीं आई जब तक कि पड़ोसी इकट्ठा नहीं हो गए। देखते ही देखते उसके घर के आसपास पड़ोसी जमा हो गए। कोई तो पानी डालता, किसी ने फायर ब्रिगेड को बुलवा दिया और तब प्रमिला बैग में कुछ सब्जियां लेकर घर के पास आई। जैसे ही उसने घर में इस तरह से हालात को देखता, जोर से पीछे से चिल्लाई,
अरे कोई बचाओ! हे भगवान, यह मेरे घर में क्या हो गया? और दौड़कर वह आगे जाने लगी तो कुछ पड़ोसियों ने उसे पकड़ लिया। अरे रुको, आग में कूदने जाओगी क्या? वह चिल्ला चिल्लाकर हाथ आगे बढ़ाती, पैर आगे बढ़ाती, लेकिन पड़ोसी लोग उसे पकड़कर पीछे ही रखे, आगे उसे नहीं जाने दिए। भला वह कौन सा जाना चाहती थी? जाने का दिखावा कर रही थी। किसी पड़ोसी के पास नंबर था तो उसने प्रकाश को फोन लगा दिया। प्रकाश तुरंत घर पहुंचा। उसने घर की हालात देखकर बिल्कुल व्याकुल सा हो गया। वह दौड़कर आगे जाने लगा। तभी रोती बिलखती उसकी पत्नी दिखाई दी। उसने पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बाबूजी कहाँ हैं? वह रोते हुए कहती है, बच्चों को मैं स्कूल छोड़कर सब्जियां लेकर ही आ रही थी। और पिताजी पिताजी तो अंदर ही सो रहे थे। प्रकाश अंदर जाने लगा। पिताजी पिताजी मेरे अंदर हैं। लेकिन पड़ोसियों ने उन्हें भी पकड़ लिया। प्रकाश तड़पता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि मुझे छोड़ दो, मेरे पिताजी अंदर हैं। लेकिन पड़ोसियों ने देखा कि माहौल बहुत खराब है और प्रकाश को अंदर नहीं जाने दिए। फायर ब्रिगेड के द्वारा जब आग बुझाई गई, तभी कुछ लोग अंदर गए और किचन में से एक जली हुई मृत शरीर को बाहर लेकर आए। वह कोई पुरुष का शरीर था। चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। पूरा हाथ पैर काला पड़ चुका था। यह देखकर प्रमिला मन ही मन तो खुश हुई कि चलो, मेरे गले का कांटा निकल गया। लेकिन वह अभी भी बिलख कर रो रही थी। प्रकाश की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। पापा, यह क्या हो गया पापा? मेरे पापा, यह क्या हो गया? प्रकाश तो सच में अपने पिता के लिए बहुत फूट फूट कर रोया। प्रमिला भी अपने पति से पीछे नहीं रही। रोने के लिए उसके कंधे पर सर रखकर छाती पीट पीट कर उसने भी खूब रोया। लेकिन मगरमच्छ के आंसू। कुछ ही समय के बाद लोगों ने अर्थी सजाई, मृत शरीर का अंतिम दाह संस्कार किया गया। कुछ दिनों तक घर में दुख का माहौल छाया रहा। रीत रिवाजों के हिसाब से तेरवी किया गया और फिर समय के साथ साथ बड़ा बड़ा दुख भूल जाता है। तो प्रकाश भी धीरे धीरे सामान्य रूप में आने लगा और अपने परिवार में अपने लोगों के साथ फिर से उसी तरह से जीने लगा। दिल में तो पिता की कमी उसकी हमेशा रही, लेकिन परिवार चलाने के लिए उसे कमाने जाना पड़ा और सामान्य तरीके से काम भी करना पड़ा। यही प्रमिला अपने ससुर के चले जाने से अब बहुत राहत महसूस कर रही थी। उसे अब बहुत सुकून लग रहा था। ससुर की सेवा जो नहीं करनी पड़ रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और ऐसे ही 4 साल बीत गया। बच्चे भी बड़े हो रहे थे और प्रकाश भी धीरे धीरे अपने कामों में व्यस्त हो गया। पिता की मृत्यु को धीरे धीरे वह भी भूल चुका था। एक दिन पिंटू और पंकज को लेकर प्रमिला बाजार गई हुई थी। तभी अचानक से प्रमिला का बेटा पिंटू अपने दादाजी को देख लेता है और वह कहता है, माँ देखो दादाजी। लेकिन जब प्रमिला देखती है तो वह भी चौंक जाती है कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद हमने अपनी आंखों से अर्थी सजाते हुए देखा और यह हमारे ससुर कैसे हो सकते हैं? जब प्रमिला आगे बढ़ती है तो वह व्यक्ति कार में बैठकर चला जाता है। प्रमिला का यह भ्रम था या सच था? वह यही सोचकर दोनों बच्चों को लेकर घर आती है। किसी भी काम में उसका मन नहीं लग रहा था कि आखिर वह व्यक्ति कौन था। यह उसकी उदासी देखकर प्रकाश भी पूछ बैठता है, प्रमिला क्या बात है, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं प्रकाश, कुछ ऐसे ही। जब दोनों बच्चे अपने कमरे में सोने चले जाते हैं तो रात को अपने कमरे में प्रकाश पूछ ही देता है, क्या बात है, आज तुम किचन में भी बेचैन सी थी और बेडरूम में भी चुप चुप हो, कुछ बोल नहीं रही हो, बताओ तो सही। प्रमिला उठ बैठ कहती है,
प्रकाश, मैंने आज मार्केट में बाबूजी को देखा। यह सुनकर प्रकाश भी चादर हटाते हुए उठकर बैठ जाता है। क्या? बाबूजी को देखा? एक तरफ तो उसके चेहरे में आश्चर्य और दूसरी तरफ उसके चेहरे में खुशी। खुशी इसलिए कि क्या सच में मेरे पिताजी जिंदा हैं? आश्चर्य इसलिए कि मैंने अपने पिताजी की अर्थी अपने हाथों से सजाई और अंतिम दाह संस्कार इन्हीं हाथों से किया। फिर मेरे पिताजी जिंदा कैसे? प्रमिला कहती है, हाँ प्रकाश। फिर प्रकाश कहता है, तो तुमने पिताजी से बात नहीं किया? उन्हें अपने घर लाने की कोशिश नहीं किया? अरे नहीं प्रकाश, जब तक मैं उनके पास जाती वह कार में बैठकर चले गए। प्रकाश सोच में डूब जाता है। फिर अचानक से प्रमिला के दिमाग में आता है कि कहीं प्रकाश अपने पिता का नाम सुनकर ढूंढने ना चला जाए। यदि ढूंढ कर लाएगा तो हमारे किए हुए करतूतों की पोल खुल जाएगी। वह डर जाती है और कहती है, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है प्रकाश? शायद मेरा भ्रम हो सकता है पिताजी जैसे कोई दूसरा बूढ़ा व्यक्ति हो, मेरी नजरों का धोखा हो। हाँ, ऐसा ही होगा। प्रकाश ने भी यही कह दिया। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? पिताजी यदि इस दुनिया में होते तो क्या हमसे मिलने नहीं आते? और फिर उस दिन कितने बड़े हादसे में पूरे गांव के सामने मैंने ही तो पिताजी का अंतिम दाह संस्कार किया था। तुम्हारा कोई भ्रम है। प्रमिला भी अपने पति को विश्वास दिलाने के लिए कह देती है, हाँ हाँ, मेरा भ्रम ही होगा। मेरे दिमाग में फालतू की बात चल रही है। यह कहकर वह सोने चली जाती है। प्रकाश भी सो जाता है। दूसरे दिन फिर से सभी अपनी अपनी दिनचर्या में ऐसे ही व्यस्त हो जाते हैं। बच्चे को स्कूल जाना, प्रमिला किचन के और घर के काम को संभालना, प्रकाश ऑफिस जाना, यही चलता रहता है। कुछ ही दिन बीते हुए थे कि एक दिन प्रकाश चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहा था। जैसे ही उसने अखबार के फर्स्ट पेज में देखा तो कुछ छोटे छोटे बच्चों के साथ एक बूढ़े व्यक्ति की फोटो थी। जब उसने बारीकी से उस फोटो को देखा तो वह कोई और नहीं, उसके पिताजी थे। उसने अपनी पत्नी को आवाज दिया, प्रमिला, ओ प्रमिला, इधर आओ। प्रमिला किचन से हाथ पोंछते हुए आई और कहती है, क्या हुआ बाबा, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो देखो, तुम्हारा कोई भ्रम नहीं था यार, ये सच में पिताजी हैं। प्रमिला देखकर सन्न रह गई। हाँ हाँ, यह तो पिताजी ही हैं। यह कहकर वहीं बैठ जाती है। प्रकाश कहता है कि जब पिताजी जिंदा हैं, तो वह घर क्यों नहीं आए? हमें पिताजी को ढूंढना ही होगा। तुम ऐसा करो, जो नाश्ता बना हो दे दो, नहीं फिर रहने दो। मैं नाश्ता नहीं करता। चलो, पिताजी को ढूंढने चलते हैं। प्रमिला मुंह बनाते हुए कहती है, अरे, जब तुम्हारे पिताजी जिंदा हैं और तुमसे मिलने नहीं आए, क्या वह कोई छोटे बच्चे हैं जो उन्हें घर का पता नहीं मालूम? तो तुम क्यों ढूंढने जाओगे? प्रकाश कहता है, ढूंढना तो पड़ेगा। आखिर राज क्या है? वह व्यक्ति कौन है जो मेरे घर में मरा हुआ मिला था और मेरे पिताजी जिंदा? यह सब कैसे? यह राज मुझे जानना है। तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, मैं तो जरूर जाऊंगा। यह कहकर वह जल्दी से तैयार होता है और अपने पिताजी को ढूंढने के लिए उसी एड्रेस पर निकल पड़ता है जहां पेपर में एड्रेस दिया हुआ था। वह एक अनाथ आश्रम का पता था। वहीं पर प्रकाश पहुंच जाता है। पेपर को हाथ में लिए हुए जब वह अनाथ आश्रम के मैनेजर से मिलता है तो मैनेजर कहते हैं कि हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। कई अनाथ आश्रम के बच्चे जो काफी होनहार और टैलेंटेड थे, वह हमारे अनाथ आश्रम में आए थे। हो सकता है उन्हीं बच्चों के साथ यह व्यक्ति रहे होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे। प्रकाश कहता है, नहीं सर, यह मेरे पिताजी हैं और इनका इकलौता बेटा मैं ही हूँ। इसके अलावा इनका कोई दुनिया में नहीं है।
वह अब वहां पर अपने पिताजी की और अपने ऊपर बीती हुई सारी घटना बता देता है। पहले तो मैनेजर उन्हें कुछ बताने को तैयार नहीं रहते। फिर वह कहते हैं कि चलो तुम रजिस्टर देख लो, जाओ वॉचमैन को बुलाकर लाओ, वह तुम्हें रजिस्टर दिखा देगा कि हमारे इस अनाथ आश्रम में कहाँ-कहाँ से बच्चे आए थे, कौन-कौन से अनाथ आश्रम से एंट्री हुई थी, वह सब कुछ रजिस्टर में लिखा होगा। वह रजिस्टर में काफी छानबीन करने के बाद पता लगाता है तो उसे कई अनाथ आश्रम के एड्रेस मिल जाते हैं। वह सभी अनाथ आश्रम में ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। पहले के वह 2 अनाथ आश्रम में जाता है जहां उसके पिताजी नहीं मिलते। फिर जब वह तीसरे अनाथ आश्रम में जाता है तो वहां पर उसके पिताजी की फोटो और बच्चों की फोटो दिखाते हुए वह वॉचमैन से कहता है कि क्या यह बच्चे आपके अनाथ आश्रम के हैं? क्या यह वृद्ध पुरुष आपके अनाथ आश्रम में रहते हैं? यह देखकर वॉचमैन कह देता है कि हाँ, यह बच्चे हमारे आश्रम के हैं और यह वृद्ध पुरुष भी यहीं रहते हैं। प्रकाश की मेहनत रंग लाई। वह जब अंदर जाकर अपने पिताजी को ढूंढने लगते हैं तो वहां पर बताते हैं कि यह तो आज आए ही नहीं हैं। प्रकाश उदास हो जाता है। फिर पूछता है कि यह रहते कहाँ हैं? क्या आप इनका पता बता सकते हैं? वहां से उनके रहने का पता मिल जाता है। फिर प्रकाश उस बताए हुए पते पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां अभी उस घर में ताला बंद था। प्रकाश वहीं बैठकर इंतजार करने लगता है। कुछ ही समय के बाद एक कार आकर वहां रुकती है और उस कार से एक जवान लड़का और एक वृद्ध पुरुष निकलते हैं। लड़के को तो प्रकाश पहचान नहीं पाता, लेकिन अपने पिताजी को देखकर तुरंत पहचान लेता है। दौड़कर आगे जाता है और कहता है, पापा, पापा आप जिंदा हो? पापा जैसे शब्द सुनकर कौशल जी चुप वहीं ठहर जाते हैं। अपने बेटे को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रकाश लपक कर अपने पिता को गले लगा लेता है। ओ मेरे पापा, मुझे तो लगा कि आप इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन जब आप जिंदा हो तो आप हमसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या हुआ था उस दिन? कैसे हुआ? मुझे तो यह भी नहीं पता कि उस दिन हमारे घर में आग कैसे लगी। और फिर वह व्यक्ति कौन है जिसे मैंने अपने इन्हीं हाथों से अंतिम दाह संस्कार किया? पापा, मुझे सब कुछ सच-सच बताओ। क्या हुआ और यह लड़का कौन है? कौशल जी बेटे को दूर करते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? क्या तुम अपने पत्नी के साजिश में शामिल नहीं हो? नहीं पापा, मुझे सच नहीं पता। कैसी बातें करते हैं? कौन सी साजिश? प्रमिला तो आपके लिए रो रो कर कितनी पागल सी हो रही थी। तब कौशल जी सब कुछ बताना शुरू करते हैं। वह कहते हैं कि जिस दिन घर में आग लगी थी, उस दिन सुबह मैं देर से सोकर उठा। जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर भारी था। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दवाइयों के साथ नींद की दवाइयां दे दी गई थी। जब मैं उठा तो घर में अंधेरा और काफी धुआं-धुआं सा लग रहा था। कुछ बदबू सी आ रही थी। मैं किसी तरह से अपनी लाठी और दीवार के सहारे घर से बाहर निकला कि चौखट पर मेरी लाठी अटक गई और मैं लड़खड़ाकर सीढ़ियों से नीचे गिर गया। फिर मैं किसी तरह से संभालते हुए लड़खड़ाते हुए उठा। घर के अंदर तो अंधेरा था, इसीलिए मैं वहीं पास के गार्डन में जाकर बैठ गया। बिस्तर से मैं अपनी मोबाइल उठाकर ही बाहर आया था। तभी मेरे मोबाइल पर मेरे पड़ोसी दोस्त हरिया का फोन आ गया। हरिया ने बताया कि वह भी इसी शहर में कुछ काम से आया है और मुझसे मिलना चाहता है। उसने मुझसे घर का पता पूछा और मैंने पता बताया। वह बोला, मैं यही नजदीक में ही हूँ, जल्दी ही तुमसे मिलने आ रहा हूँ। फिर शाम तक मुझे घर भी लौटना है। मैं पार्क से उठकर घर की तरफ आ रहा था कि मैंने दूर से ही देखा कि मेरा दोस्त घर के अंदर घुसा। मुझे लगा कि शायद बहू आ गई होगी, घर में लाइट वाइट भी चल गई होगी, इसीलिए मेरा दोस्त घर के अंदर जा रहा है। लेकिन जब मैं कुछ दूर पर ही था
तो मैंने देखा कि घर में जोरदार से धमाका हुआ और धुआं फैला। फिर देखते ही देखते लोग इकट्ठा हो गए। मैं और पीछे की तरफ चला गया। मैं बिल्कुल घबरा गया, डर गया और वहीं पर बैठ गया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आगे बढ़ूं। मुझे पता चल गया था कि मेरा दोस्त इस धमाके में मारा गया। देखते ही देखते घर के पास भीड़, फायर ब्रिगेड सब जमा हो चुके थे। गाड़ी जाने के बाद और आग बुझने के बाद मैं घर के अंदर आ ही रहा था। भीड़ की वजह से मैं बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं अंदर आ नहीं पा रहा था। बड़ी कोशिशों के बाद जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि तुम एक मुर्दा शरीर के पास रोते हुए बैठे थे। जैसे ही मैं तुम्हारे पास जाने लगा तो मेरी नजर बहू पर पड़ी। मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। वह कह रही थी, हमारा आइडिया काम कर गया, बुढ़े से पीछा छूट गया। बस एक बार किसी तरह से इस बुढ़े का अंतिम क्रियाकर्म हो जाए, फिर हमेशा हमेशा के लिए हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा। चलो, मैं और बाद में बात करती हूँ। अभी यहाँ पर बहुत लोग हैं, किसी ने सुन लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन सरक गई। मैं तुम्हें कुछ बताने और तुम्हारे पास आने के बजाय पीछे चला गया और डरता घबराता हुआ वहीं बैठा रहा कि यह सब कुछ मेरे लिए किया गया था। आज यदि इस धमाके में मैं अंदर होता तो मेरे दोस्त की जगह इसी तरह से मैं जल भुन गया होता। आज मेरा बेचारा दोस्त मुझसे मिलने आया और मेरी बहू के साजिशों का शिकार हो गया। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हारे सामने आऊं। मैं बहू से इतना डर गया था कि अब वह मुझे छोड़ेगी नहीं। भूखी शेरनी की तरह वह मुझे खा जाएगी। उसके डर के कारण मैं घर से दूर जाने का निर्णय कर लिया। चलता चलता मैं एक मंदिर में जाकर बैठा था। बहुत थक गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं। मैंने सोच लिया था कि यदि मैं घर भी जाऊंगा तो बहू को पता चल जाएगा। वह मुझे फिर से घर से मंगवा लेगी और मेरे साथ ना जाने क्या करेगी। इसी डर में मैं मंदिर में ही पड़ा था। अब मैं घर भी नहीं जाने वाला था कि उसी दिन एक अनाथ आश्रम के बच्चे और कुछ लोग मंदिर में आए हुए थे। मैंने मैंने यह सब देखा तो पुजारी जी से पूछ लिया कि यह बच्चे कौन सी स्कूल के हैं। मुझे लगा कि शायद मेरे पोता पोती भी तो इसमें नहीं हैं, लेकिन पुजारी जी ने बताया कि यह अनाथ आश्रम के बच्चे और कुछ साथ में अधिकारी भी हैं। मैंने पुजारी जी से कह दिया कि क्या मुझे किसी अनाथ आश्रम में जगह मिल सकती है। पुजारी जी ने बात किया तो मुझे वहां रहने की अनुमति मिल गई। उन्हीं अनाथ आश्रम के बच्चे और कर्मचारी मुझे अपने साथ लेकर चले गए। उस अनाथ आश्रम में मैं रसोई में खाना बनाने का काम मांग लिया। कुछ दिनों तक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो पहले वहां पर मुझे दवाइयां दी गई और जब मैं ठीक हो गया तो मैं किचन के कामों में मदद करने लगा और बाकी समय में बच्चों की देखरेख, अनाथ आश्रम की साफ सफाई, बहुत सारे कामों में मैंने ध्यान दिया। मेरा काम अनाथ आश्रम के मालिक को बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझे उस अनाथ आश्रम की देखरेख का जिम्मेदारी सौंप दिया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अनाथ आश्रम में नहीं रह सकता। आप ईमानदार और मेहनती इंसान हो, इसीलिए जिम्मेदारी आप निभाना। कुछ दिनों के लिए वह अपनी दवाइयों के लिए बाहर गए हुए हैं। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए वह मुझे अपने घर की देखरेख के लिए भी बोलकर गए हैं। यह लड़का जो देख रहे हो, अनाथ आश्रम के मालिक का बेटा है। यह मुझे अभी आश्रम से लेकर आया है। मैं इसके लिए खाना बनाऊंगा और इसके साथ ही रहूंगा। आश्रम में अभी बाकी के कर्मचारी काम संभाल रहे हैं। इस वक्त मेरा इस बच्चे को ध्यान रखना और अनाथ आश्रम के बच्चों को ध्यान रखना ही मेरी जिम्मेदारी। अब सारी सच्चाई प्रकाश के सामने आ चुकी थी। प्रकाश ने बोला, पापा, आप मेरे साथ चलिए। कौशल जी ने जाने से मना कर दिया, लेकिन प्रकाश ने बोला,
कि मुझे आपको न्याय दिलाना है, आपके दोस्त को न्याय दिलाना है। प्रकाश पुलिस स्टेशन फोन करके सारी घटना बता दिया और अपने पिताजी को लेकर घर आया। प्रकाश के आते-आते पुलिस भी घर पर पहुंच चुकी। पुलिस को देखकर प्रकाश की पत्नी ने पूछा, यह सब क्या है? तुम पुलिस को घर पर लेकर क्यों आए हो? वह पिताजी को देखकर और भी घबरा गई थी। वह समझ गई थी कि सब मेरे पति को सारी घटना मालूम हो गई है। वह भागने लगी। तभी लेडीज पुलिस ने प्रमिला को पकड़ लिया और उससे काफी पूछताछ की। तो प्रमिला ने बताया कि यह सारा तरीका मेरी सहेली ने बताया। उसने भी अपने सास के साथ ऐसा ही किया था। फिर उसकी सहेली को भी पकड़वाया गया और जो उसने अपनी सास के साथ किया था तो उसकी भी उसको सजा मिली। प्रमिला को भी 10 साल की सजा मिली और आज प्रमिला अपने किए हुए इस अंजाम की सजा के लिए जेल में है। हालांकि घर में बच्चों को अपनी माँ की कमी तो खलती ही है, लेकिन प्रमिला ने जो गुनाह किया था उसकी सजा दिलाना भी जरूरी था। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।